बस लो। पूरे 15,000 देने हैं। और कितने पैसे देने होंगे इन डकैतों को? अस्पताल में लूटने का धंधा खोल रखा है। बेटी एडमिट है, इलाज चल रहा है, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ये ससुराल वाले भी ना बेटियों को मायके में इसलिए छोड़ जाते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी का सारा खर्चा माँ बाप उठाए। हाँ? 15 दिन हो गए हमारी श्रेया को एडमिट किए हुए, पैसा भी डिपॉजिट किया जा चुका है, फिर आप लोगों से डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? मामूली सा पाँव ही तो फिसला था ना, लूट मचा रखी आप लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। तो कैसा है? आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या लाइलाज बीमारी हो गई हमारी श्रेया को? देखिए, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि माँ जी आप परेशान मत होइए ना, श्रेया का इलाज यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और डॉक्टर साहब तो हमें अच्छे डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। आप परेशान ना हो, काफ़ी पुरानी जान पहचान है इनसे हमारी। और हॉस्पिटल के खर्चे की चिंता ना करें, हॉस्पिटल का जो भी खर्च होगा वो मैं दूंगा। बीमारी, इलाज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी किसी न किसी तरह से हमारा इनसे वास्ता पड़ता ही रहता है। श्रेया अपने गर्भ के 8वें महीने में थी और एक छोटे से हादसे ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन साधारण सा दिखने वाला यह मेडिकल केस इतना भी सिंपल और सरल नहीं है। जहां एक तरफ श्रेया से इलाज के नाम पर भारी रकम वसूली जाने लगी, वहीं दूसरी तरफ उसके साथ होने वाली गलत घटनाओं से सभी नावाकिफ हैं या शायद समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इलाज के नाम पर श्रेया के साथ जो भी हो रहा है वो रूह को थर्रा देने वाला है। क्या हुआ? तभी तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, बहुत घबराहट हो रही है और डर भी लग रहा है। क्यों? डर क्यों लग रहा है तुमको? और वैसे भी अब तुम अकेली थोड़ी ना हो, यह है ना तुम्हारा नया बॉडीगार्ड। क्या हुआ? कुछ नहीं, वॉशरूम जाना है। अच्छा।
बच्चों क्या हो रहा है सर? हाथ की सफाई नहीं, कॉरिडोर की सफाई करो। ये डॉक्टर, मेरे को मालूम है मेरा काम, मेरे को मत सिखाओ। काम मालूम है तो काम करो, टाइम मत वेस्ट करो। तुमको कितना 3 साल हुए ना इस हॉस्पिटल में, मेरे को 12 साल हुए, समझा ना? मेरे को मत सिखाओ। क्या? काय नाही, मला शिकवतो। ये मेडिसिन ले आइए, अभी देनी है। श्रेया वॉशरूम में है सर। कोई बात नहीं, सिस्टर आ रही हैं, आप मेडिसिन ले आइए। निखिल, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आइए। प्लीज। ठीक है, मैं ठीक हूँ। पर मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ खाली। कहा ना, डोंट टच मी। मैं ठीक हूँ, आप जाइए प्लीज। अरे माँ, अरे कीर्ति, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं तो आ गई, अपनी क्वीन विक्टोरिया कहाँ है? नर्स अंदर चेंज करा रही है। माँ एक बात बता, ये डॉक्टर ने यहाँ किराए पे रूम देना शुरू किया है क्या? अरे 3 हफ्ते हो गए अपनी श्रेया को यहाँ, पाँव में मोच ही तो आई थी और ड्यू डेट तो माँ अभी आगे है ना। श्रेया, बच्चा क्या हुआ है तुझे 3 हफ्ते से यहाँ? माँ, बच्चे तो हमने भी जने हैं ना, ऐसे 4 हफ्ते पहले से थोड़ी कोई एडमिट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप श्रेया की बड़ी बहन कीर्ति। डॉक्टर, इतने दिन से क्यों एडमिट करके रखा है इसे, बताएंगे आप? यंग लेडी, गुड मॉर्निंग। नींद आई रात को? डॉक्टर सिंह, वुड यू प्लीज से समथिंग? हुआ क्या है श्रेया को और कितने दिन और रखना है यहाँ पर? अगर ये अपना ख्याल नहीं रख पाती तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। मतलब रीजन क्या है इसे यहाँ रखने का? कॉम्प्लिकेशंस। 34th वीक है। 8वें महीने में इस तरह से गिरने से क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने भी बच्चे डिलीवर किए हैं ना। नाउ वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस, मुझे इन्हें चेक करना है। आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप मेरे केबिन में आके पूछ सकते हैं, प्लीज। चलो माँ। नर्स, ग्लोव्स। डॉक्टर, हितेन, तो 216 नंबर के पेशेंट की सोनोग्राफी रिपोर्ट आई होगी, जाके जरा चेक करो तो। ठीक है सर। सॉरी डॉक्टर, मैं हितेन के प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। नो इश्यूज, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। बेटा कीर्ति देखो, डॉक्टर सिंह हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। 15-20 सालों से हम उन्हें जानते हैं। पर अंकल, फिर भी कोई इतना बेटा तुम खामखा टेंशन ले रही हो। वो एक खानदानी डॉक्टर है, बहुत ही ज़हीन आदमी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हल्की सी इन्फेक्शन है, मैं दवाई दे देता हूँ। रिलैक्स। देखिए, टेस्ट रिपोर्ट तो आ गई है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही है, हार्ट बीट फ्लिकर हो रही है उसकी। तो आज रात तक वेट करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है। वैसे हमने आईवी से ऑक्सीटोसिन शुरू किया है, जिससे लेबर पेन होने में मदद होगी। लेकिन कल तक अगर पेन नहीं हुआ तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल मिलते हैं।
मॉर्निंग यंग लेडी, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? फाइन। डॉक्टर, मेरा हाथ बहुत सुन सुन सा लग रहा है। अच्छा सिस्टर, हैमर। कुछ फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। फील हो रहा है? नहीं डॉक्टर, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। सिस्टर, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से है। डॉक्टर साहब। यस डॉक्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ बॉय। बट कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बढ़ गई है। क्या हुआ डॉक्टर? बच्चा रो नहीं रहा था, बच्चे के लंग्स काफी वीक है, तो हमने उसे एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिया। हाँ, और श्रेया को भी हमने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सी यू। एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पे भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। आईसीयू में पेशेंट से मिलने का टाइम सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6 बजे का है। आप लोग प्लीज रिसेप्शन में बैठिएगा, प्लीज। निखिल, कीर्ति दीदी, निखिल, कीर्ति दीदी। हाय निखिल। हेलो सर, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है सर। श्रेया के कमरे में कल कोई घुस गया था और कुछ करने की कोशिश कर रहा था। आईसीयू में? हाँ। इट्स नॉट पॉसिबल। इज शी श्योर? यस सर। लगा होगा, मेडिसिन की वजह से ऐसे डिल्यूशंस होते हैं काफी टाइम। पर ऐसा डिल्यूजन हो कैसे सकता है डॉक्टर? अब कहना क्या चाहती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो जरूर डॉक्टर हितेन होगा। व्हाट? जी हाँ, श्रेया को उसका आसपास में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे उसी पे डाउट है। डॉक्टर हितेन इस हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर, जब श्रेया खुद से कह रही है। अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर हितेन को इस केस से हटा देता हूँ। प्लीज सर। ओके, आई विल डू इट राइट अवे, डोंट वरी। बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज आप मुझे घर ले चलिए। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ माँ। दवाइयों की वजह से थोड़ी बहुत घबराहट होती है। याद है ना तुझे, जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो कितना घबराती थी मैं। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दे और जल्दी से जल्दी ठीक होने की सोच। मुन्ना को तेरी जरूरत है ना। डॉक्टर सिंह, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सिंह, एक मिनट। एक बात थी, आई होप यू डोंट माइंड, पर मैं एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ। सेकंड ओपिनियन? जी, किसी दूसरे डॉक्टर का। आपको मेरी काबिलियत पर शक है या मेरे स्टाफ पर? नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अपने दिल की तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेना मेरे लिए जरूरी है, तो मुझे श्रेया की फाइल्स चाहिए। आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। निखिल, अगर तुम्हें भी यही लगता है तो इंडेमनिटी बॉन्ड पर साइन कर दो और अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, चाहे वो कल हो या परसों। सेकंड ओपिनियन लेना, बट डोंट एवर कम टू मी।
आखिरकार इलाज के नाम पर क्या हो रहा था श्रेया के साथ? अचानक उसे इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस ने कैसे घेर लिया और कैसे उसका स्वस्थ बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया? क्या यह मेडिकल नेग्लिजेंस थी या फिर कुछ और? श्रेया किससे डर रही थी और कौन था वो शख्स जो रात के अंधेरे में श्रेया के कमरे में घुसकर उसके जिस्म के साथ घिनौना खिलवाड़ कर रहा था? जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसे वो महसूस तो कर रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने मना किया था तुमने श्रेया के फंसाने के लिए। पता है सर, लेकिन वो नर्स अनवेल थी और पेशेंट को इंजेक्शन आर ऑफ दिस केस। तुम इस केस पर नहीं हो अभी। बात समझ में नहीं आती? आखिर क्या चाहते क्या हो तुम? पेशेंट की फैमिली हम पे केस करे, ये हॉस्पिटल बंद हो जाए? आखिर क्या दुश्मनी क्या तुम्हारे मेरे साथ? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं तो सिर्फ केयर से आ गया था इंजेक्शन। प्लीज गेट आउट। आइंदा श्रेया के आसपास भटकना भी मत। निखिल, क्या हुआ? बोलो तो। माँ, आप तो बताओ क्या हुआ? माँ, बोले। श्रेया, श्रेया क्या हुआ बच्चा? दीदी, मुन्ना। मुन्ना? मुन्ना को क्या हुआ है? बोल। मुन्ना नहीं रहा। कीर्ति जी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपकी बहन के साथ गलत हो रहा है और उसके बच्चे को मार दिया गया है? मेरी बहन 8वें महीने में एक छोटी सी चोट के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट होती है और फिर घर वापस ही नहीं आती। वो वहीं रह जाती है और उसका बच्चा वहाँ पैदा तो होता है पर इंक्यूबेटर पे ही मर जाता है। सर, क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है? सर, मैं तो पहले से इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट थी, पर श्रेया के इन-लॉज ने मुझे इंसिस्ट किया कि उसे इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी बहन के साथ सही में कुछ गलत हो रहा है। सर, हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट्स मांगी, उसने मुझे साफ इनकार कर दिया और फिर ऊपर से मुझे धमकाया भी कि इंडेमनिटी साइन करूं और अपनी बहन को वहां से ले जाऊं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। कीर्ति जरा सी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। मैं उसकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ, मुझे सहानुभूति है उससे। डॉक्टर साहब, बच्चे की मौत कैसे हुई? सांस बंद होने से। और सांस बंद होने की वजह? देखिए, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में श्रेया गिर गई थी, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ गई थी। बच्चे की हार्ट बीट फ्लिकर हो रही थी, बच्चा पलट गया था। हमने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। देखिए, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बच्चे के केस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स हमें हैंड ओवर कर दीजिए। जी जरूर, अभी करवाता हूँ। हेलो, हाँ नेहा, वो श्रेया की फाइल इंस्पेक्टर साहब को दे देना। थैंक यू। रिपोर्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इंस्पेक्टर। बच्चा ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ और उसी की वजह से उसकी मौत भी हुई। डायग्नोसिस और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम करेक्ट है। डॉक्टर, आप एक बार फीटस रिपोर्ट भी तो चेक कीजिए। 8 महीने तक तो सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर क्या हुआ? बच्चे को तो नॉर्मल पैदा होना चाहिए था। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कभी कभी। पता नहीं सर, पर मुझे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 8 महीने तक सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, तो बच्चे को तो नॉर्मल पैदा होना चाहिए था। अचानक उसकी लंग्स में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है?
और नॉर्मली 8 महीने में बच्चे पैदा भी हो जाते हैं और लंबी जिंदगी भी जीते हैं। सर मुझे लगता है कि मुन्ने के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। देखिए कीर्ति जी, जो आप कह रही हैं वो सही भी हो सकता है, हम भी यही चाहेंगे। अगर जुर्म हुआ है तो उसका खुलासा होना चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब बच्चे का पोस्टमार्टम हो। उसके लिए हमें बच्चे के पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत है, हम तभी कुछ कर पाएंगे। क्या हो रहा है ये? मुन्ना के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को आपकी परमिशन चाहिए, साइन कर दीजिए। चला गया ना, क्यों उसकी दुर्गति कर रहे हैं आप लोग? अपने मन की तसल्ली के लिए कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था और ना ही मेरी बहन के साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन मैंने साइन कर दिया, आप भी साइन कर दीजिए। सच सामने आएगा, दिल को तसल्ली मिलेगी। मुन्ना की मौत मेरी लापरवाही की वजह से हुई है या फिर कोई और कारण है? ठीक है। सर, श्रेया के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई थी। उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी था। ब्रेन और बाकी वाइटल ऑर्गन्स भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे थे सर। उसके मोटर फंक्शंस भी ठीक से डेवलप नहीं हुए थे, जिसकी वजह उसकी माँ को दी गई एनेस्थीसिया या पैथोडिन और मॉर्फिन जैसे ड्रग्स हैं। पर सर ये सब तो प्रेगनेंसी में देना मना है। बिल्कुल। फिर श्रेया को ये दवाइयाँ किसने दी होंगी? तुम हॉस्पिटल से उसके मेडिकल की फाइल की कॉपी लाए थे? हाँ सर। लेके आओ। सर एनेस्थीसिया तो कहीं प्रिस्क्राइब भी नहीं किया गया है, कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ, कुछ पेन किलर्स जरूर दिए गए हैं। ऑक्सीजन रेगुलर था सर, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट फ्लिकर कर रही थी। पर बच्चे को एनेस्थीसिया कौन दे सकता है? आम आदमी को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। ये जरूर नर्सिंग होम के किसी आदमी का काम है। पर सर ये कौन हो सकता है जिसने ये घिनौना काम किया? इसी का तो पता लगाना है। सर डॉक्टर हितेन ऐसा कर सकता है। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? वो इसीलिए सर कि सर, हितेन का टच सही नहीं था। 1-2 बार इंजेक्शन लगाने के बहाने इधर उधर छूता था और बेहोशी की हालत में मैंने फील किया कि मेरे कमरे में जैसे कोई आया है। तो आपने इस बात की कंप्लेंट नहीं की? सर जैसे ही मुझे श्रेया ने बताया, मैंने डॉक्टर से कंप्लेंट की थी, पर डॉक्टर ने मुझे कहा कि पेशेंट को दवाइयों की हालत में ऐसे हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। पर सर मुझे हितेन पे पूरा डाउट है कि उसी ने कुछ किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। पता नहीं, श्रेया को मेरी शक्ल पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। सुना है तू उसे इंजेक्शन लगाने के बहाने 4 जगह टच करता था। सर क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? ये तो तू ही बताएगा कि क्या मिला तुझे। वो झूठा इल्जाम लगा रही है। तो सच क्या है वो बता दे। सर ने मुझे एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया था पेन के लिए, और वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही लगाना होता है। तो वो स्पॉट लोकेट करने के लिए मैंने 2 बार टच किया, बस भड़क गई। जो कि नॉर्मल प्रोसेस है सर, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। चलो मान लिया कि तू हरीशचंद्र की औलाद है। अब एक सच और बता दे, उसे केटामाइन का एनेस्थीसिया और सेडेटिव्स कितनी बार दिया? क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये ड्रग्स प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दी जाती हैं। तो फिर क्यों दी? सर मैंने नहीं दिया है, एंड यू हैव नो राइट टू टॉक टू अ डॉक्टर लाइक दिस। मेरे पास मेडिकल एसोसिएशन और कोर्ट दोनों का ऑर्डर है तुझसे पूछताछ करने का, क्योंकि श्रेया के बेबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी बॉडी में एनेस्थेटिक और सेडेटिव मेडिसिन का ओवरडोज मिला है। व्हाट? कहीं अज्जू ने तो नहीं किया सर? कौन अज्जू? सर अज्जू हमारा वार्ड बॉय। वो अक्सर फीमेल पेशेंट्स के आसपास मंडराता रहता था, उनकी फोटोज निकालता रहता था। अक्सर मैंने उसको श्रेया के रूम से भी बाहर निकलते देखा रात में। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मरीजों का सेवक होकर उनका फायदा उठाता है। बेचारी बीमार लेडीज का वीडियो बनाता है। और क्या क्या कांड किए तूने इन लेडीज के साथ? मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो सिर्फ रात के लिए वीडियो बनाता था।
माँ बहनों का वीडियो बनाने का बड़ा शौक है ना तुझे? मैं बनाता हूँ तेरा। इंजेक्शन देना आता है? अब तक कितनी लेडीज को एनेस्थीसिया दिया तूने? नहीं साहब, मैंने अभी तक किसको नहीं दिया, और सब मैं क्यों दूंगा? उन्हें बेहोश करके उनके साथ मनमानी करने के लिए, उनका वीडियो बनाने के लिए। जब्बार साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं तो सिर्फ बेहोश लेडीज लोगों का वीडियो बनाता था, और साहब मैंने कभी गलत दवा नहीं दिया साहब। श्रेया को एनेस्थीसिया किसने दिया? मुझे नहीं मालूम साहब, ये दवाइयाँ बाहर नहीं होती है ना। फिर कहाँ और किसके पास होती है? साहब वो डॉक्टर हितेन और बड़े साहब है ना, उनके पास। पता नहीं सर, श्रेया के केस में एक अजीब सी बात हुई। 34th वीक में गिरने के बाद जब उसे एडमिट किया गया तो इतने लंबे हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। उसे 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के छोड़ सकते थे। तो छोड़ा क्यों नहीं? सर ने बोला था 2 वीक्स एक्सटेंड कर दो। झूठ बोलता है तू। एक्सटेंशन तूने ही किया था? हाँ सर, मैंने ही किया था, लेकिन सर के बोलने पर किया था। क्यों? सर मैंने भी उनसे यही पूछा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सैलरी चाहिए ना तो चुप रहो, जो मैं कहता हूँ वैसा करते रहो, हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बाकी पेशेंट के साथ भी डॉक्टर सिंह ऐसे ही करते थे? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत हो गया, लेके जाओ इन्हें। तुम ठीक हो? श्रेया की खूबसूरती को देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। एक डॉक्टर होके अपने पेशेंट के साथ ये सब करते हुए? इंस्पेक्टर, डॉक्टर भी तो एक इंसान होता है ना। मेरे बीवी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन किसी के मरने से इच्छाएं तो नहीं मरती ना। मतलब श्रेया जैसी जवान लड़की मेरे सामने थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे इलाज के बहाने हॉस्पिटल में ही रोक लिया। उसकी फैमिली वालों को बताया, ये बच्चे के हार्ट बीट फ्लिकर हो रहे हैं, इस कंडीशन में ऑक्सीजन दिया जाता है। मैं ऑक्सीजन के साथ बेहोशी की दवाई मिलाता था। जब श्रेया अनकॉन्शियस हो जाती थी तो मैं उसे फील करता था। श्रेया तेरी हैवानियत का शिकार बनी रही थी, फिर उस मासूम बच्चे की जान क्यों ली? श्रेया को हॉस्पिटल में रोकने के लिए मैंने उसके बच्चे का सहारा लिया। मैंने उस बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए, लेकिन एनेस्थीसिया का डोज थोड़ा ज्यादा हो गया तो बच्चे की तबीयत खराब हो गई। ऊपर से श्रेया की बहन दूसरे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी। वो ये राज खुल न जाए, इसलिए मैंने बच्चे की जान ले ली। डॉक्टर के नाम पे ही विश्वास होता है, लेकिन तुम विश्वासघाती हो, रेपिस्ट हो, हत्यारे हो, जाने क्या हो। I'm not a rapist! I'm not a rapist! मैं श्रेया के शरीर के साथ सिर्फ खेलता था। मैंने कभी उसके साथ सेक्स नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था उसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि अगर मैं वैसे करता तो मैं फंस जाता। अगर उसकी कंडीशन ठीक होती तो तू रेप करता, कर ही दिया था तूने। अगर हम लोग टाइम पर नहीं पहुंच जाते, डॉक्टर के पाक साहब प्रोफेशन पर कालिक पोत दिया तूने। अपने प्रोफेशन का नाजायज फायदा उठाया है। कैसे करेगी कोई औरत किसी मेल गायनिक पे विश्वास? शेम ऑन यू डॉक्टर।
Shame on you! डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन पर आंखें बंद करके विश्वास किया जाता है। धीरे धीरे सब अपने ढर्रे पर आ जाता है और जिम्मेदारी कभी कभी मुसीबत भी लगने लगती है, और फिर इस जिम्मेदारी के लिए किसी और को जिम्मेदार बना दिया जाता है, और अगर पूरी नहीं तो बहुत हद तक आंखें उसकी तरफ बंद कर ली जाती हैं, और जिसका अंजाम कई बार बहुत भयानक होता है। स्नेह, सहानुभूति, दया, ये सभी भाव हर इंसान में पाए जाते हैं। मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। तो फिर ऐसे कौन लोग हैं जो इन सारे एहसासों को दरकिनार कर एक बेजुबान बच्चे को, जो रहम की भीख भी नहीं मांग सकता, जो समझ भी नहीं सकता कि उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अपने पागलपन का शिकार बनाते हैं? ऐसे लोग दिमागी रूप से बीमार होते हैं। મમ્મી કઈ કામ છે મારું? अरे तू मुन्ना को छोड़ के क्यों आई? वो सो गया था, मैंने सोचा आपकी मदद कर देती हूँ। अच्छा अच्छा, आ ले, ये केरी धूप में सुखानी है। अचार से पहले 2-3 दिन धूप दिखानी पड़ती है। अच्छा मम्मी, वो पापड़ भी सुखाने थे ना? हाँ हाँ सुखाने हैं, पहले ये तो सुखा ले। तो अपनी भाभी से भी पूछ ले, उसे भी अचार पापड़ सुखाना होगा। जा ये ले जा। ठीक है। दुर्गेश, मैं और सपना छत पर अचार सुखाने जा रहे हैं, तू यहाँ रह और ये दरवाजा खुला रखना, बार बार आएंगे जाएंगे, ठीक छे? और ये मुन्ना सो रहा है, अगर ये जाग जाए या रोए तो पालने की रस्सी झुलाते रहना, ठीक है? और सुन। अरे हाँ नहीं मम्मी, समझी क्यों? कितनी बार एक ही बात समझाओगी? देख सब कैरी में अच्छे से धूप लग जाए, ठीक से। क्या हुआ? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जब से मोहित आया है मैं देख रही हूँ, तब से तू उदास है, परेशान सी है। तुम दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? मम्मी, कंपनी की तरफ से मोहित 3-4 साल के लिए मलेशिया जा रहे हैं। मलेशिया? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। और तूने चेहरा उतार रखा है, विदेश जाएगी तू, विदेश। और अपना मुन्ना भी विदेश में बड़ा होगा। मम्मी कोई विदेश नहीं जा रहा, वो अकेले जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुन्ना छोटा है भी, इसलिए मैं और वो नहीं जा सकते। मतलब आप ही बताओ, 3-4 साल के लिए मलेशिया, वो भी अकेले। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है। अरे मुन्ना जब बड़ा हो जाए तो तुम और मुन्ना बाद में चले जाना। अरे मोहित इतनी जल्दी वापस थोड़ी ना आएगा, 3-4 साल मलेशिया में रहेगा। बात ये किसने देखी है मम्मी? साथ में जाते तो कितना अच्छा होता। जब से मुन्ना है ना, कहीं जा नहीं पा रही हूँ इस बच्चे की वजह से। ए लड़की, कैसी माँ है तू? हर समय अपने बच्चे को कोसती रहती है। मैं 10 बार पहले भी तुझे ये बात समझा चुकी हूँ। जा नीचे से जाकर पापड़ लेकर आ, वो भी सुखा ले। ठीक है। लाओ, बच्चे को ही कोसती रहती है जब देखो तब।
सपना है? मैंने बोला तो था मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी, फिर क्यों इतनी धूप में ऊपर लेके जाऊँ? अरे दुर्गेश भाई, हाँ जरा प्रीति के साथ थोड़ा खेलो ना, मुझे खाना बनाना है। ठीक है भाभी। आ गई तू? पापड़ ले आई? तू पापड़ आके सुखा, मैं खाने की व्यवस्था देखती हूँ नीचे जाकर। आजा। आजा सपना, आज खाना इधर ही बना है। अचार के चक्कर में खाना भी नहीं बना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मुन्ना को छोड़कर आ गया वहाँ पर। तुम लेकर तो गई थी ना मुन्ना को ऊपर। कहाँ भाभी, नहीं लेकर गई मैं उसे। इस सपना को भी बीच बीच में क्या हो जाता है। बेसो ना। मुन्ना! क्या हुआ? मुन्ना मुन्ना नहीं है भाभी। मुन्ना क्या वो यहीं पर था ना, कहाँ गया? वो नहीं है यहाँ पालने में। आपने देखा मुन्ना को? सपना मुझे खबर नहीं, मैंने तो कब से मुन्ना को नहीं देखा। मुझे लगा तुम उससे अपने साथ छत पे ले गई। अरे ऐसे कैसे लगा आपको? मैं उसे क्यों धूप में लेके जाऊंगी? दुर्गेश तू तो यहीं पर था ना, कहाँ है मुन्ना? बता मुझे। दीदी पता नहीं, मैं तो चला गया था। आरती भाभी ने कहा प्रीति को संभालो, तो मैं तो। अरे कोई यहाँ आया तो नहीं था जो मुन्ना को उठा के ले गया? तुम सब आंख वाले अंधे हो जो एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सके। एक मिनट, तूने उसे अंदर तो नहीं रख दिया? तूने उसे? मैंने तो उसे उठाया भी नहीं था। अरे बातें बनाना बंद करो, सब लोग मुन्ना को ढूंढो। चल। मुन्ना, मम्मी, मुन्ना कहाँ चला गया है? मिल जाएगा बेटा। मम्मी जी, मिला? पूरा घर ढूंढ लिया, मुन्ना कहीं नहीं मिला। लगता है कोई उठा कर ले गया। मम्मी हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। मैं 100 पे कॉल करता हूँ। लग नहीं रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कॉल नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, हम खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं। आरती तू सपना को लेकर अपने घर जा और इसका ध्यान रखना। चलो सपना। इसका रो रो के बुरा हाल है। सपना अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई थी और 2 दिन बाद ही अपने 1 महीने के बेटे को लेकर ससुराल जाने वाली थी। सपना ने 12 बजे घर से निकलने के बाद एक निगाह भी अपने बेटे पर पूरी तरह से नहीं डाली थी और दूसरे सदस्यों ने भी दूर से ही देखकर ये मान लिया था कि बच्चा पालने में सो रहा है, जिसका अंजाम ये हुआ कि अभी वो कहाँ है, किसके पास है, किस हाल में है, कहाँ नहीं जा सकता। घर में से बच्चा गायब हो गया, कैसे? मालूम नहीं साहब, हम लोग 4 माला की बिल्डिंग में रहते हैं। मैं और मेरे बेटे बहू आमने सामने के फ्लैट में रहते हैं। मैं अपनी बेटी के संग छत पर अचार पापड़ सुखाने गई थी। घर का दरवाजा खुला था, वापस आकर देखा तो पालने में बच्चा नहीं था। थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या हुआ था? मैम, मैं कुछ 12 बजे के करीब घर से निकल के छत पे गई थी। मैंने भाभी को बोला भी था कि मुन्ना सो रहा है, उसका ध्यान रखना। जी गुरुजी। हाँ, बद्धा मजा माशा।
कितना वागे? ठीक है, तो ठीक 12:29 को मैं घर से निकलता हूँ दुकान जाने के लिए। जी, जय माता जी। सो मोटा भाई, आज दुकान जाने के लिए 12:29 का मुहूर्त। मजाक उड़ा रहे हमारी। हाँ, तुझे पता है मैं ये सब करता हूँ, ये सब चीजों में मानता हूँ, तभी जाके हमारे घर में इतनी खुशी और बरकत है। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी गुरुजी के पास। अच्छा, रेवा दो, ये सब आप खुद ही करना। भाभी, मम्मी उन्हें छत पर है, कुछ अचार पापड़ सुखाना है। नहीं सकता, मैंने अभी 1 हफ्ते पहले मैंने सब धूप में सुखाया। ठीक है। अच्छा, मुन्ना सो रहा है, उसका ध्यान रखना। हाँ। ना क्या हुआ? आरती, कैसे संभालोगी तो बच्चों को? कोई बात नहीं। ना। बस। पर मैं ये भी तो कह रही हूँ ना कि मुझे लगा तुम मुन्ने को लेके छत पे गई हो। ऐसे कैसे लग सकता है आपको भाभी? मैं क्यों से धूप में लेके जाऊंगी, बताओ आप। जो सपना आप तुमको जाना है। इनको छोड़ के बाकी सब लोग आप सामने वाले घर में वेट कीजिए। पारिक, नीचे जाओ, वॉचमैन से पूछताछ करो, शायद उसे कुछ पता होगा। यस मैम। तो आपको ऐसे लगता है कि आपके भाभी ने जानबूझकर आपके बच्चे का ध्यान नहीं रखा था? मैम, मुझे नहीं पता कि उन्होंने जानबूझ के ध्यान रखा कि नहीं रखा, लेकिन उन्होंने लापरवाही तो जरूर की है। आप टेरेस पे गई, नीचे आई, बच्चे को झूले में नहीं देखा। इस बीच जो कुछ भी वाकया हुआ है वो ठीक से याद कीजिए, छोटी बड़ी सारी बात बताइए मुझे। नहीं साहब, मैंने किसी को भी बच्चा लेकर जाते हुए अभी तक नहीं देखा। कोई और बात जो तुझे अजीब लगी हो? ऐसा अजीब तो कुछ नहीं लगा, लेकिन साहब जो देवेंद्र साहब के यहाँ काम करती ना बीना, नौकरानी, वो जिसने बच्चा फेंक दिया था, वो जिद कर रही थी ऊपर जाने के लिए। बच्चा फेंक दिया था मतलब? साहब वो थोड़ी पागल सी है, अभी 2 दिन पहले ही जेल से छुट्टी है और झगड़ रही थी मुझसे अंदर जाने के लिए, पर साहब मैंने घुसने नहीं दिया। ए, क्या कर रही है तू यहाँ पर और क्या देख रही है ऊपर? तो होशियारी शू काम करे छे? मेरा पगार बाकी है, वही लेने को आई थी। वो गांधी मैडम और संघवी मैडम का खिड़की देख रही है, कोई घर पे है क्या? अरे कितनी हिम्मत है रे तेरी, और कितनी बेशर्म है तू। एक तो बच्चे को फेंक दिया और ऊपर से आई है पैसे मांगने के लिए। तुझे पता है ना तेरा आना मना है यहाँ पर। अभी गांधी मैम साहब आएगी अपने बेटे को लेने के लिए, तब मिल लेना उनसे। तू जा भी इधर से, चल निकल जा, देख मत। तूने उसे डांट के भगाया, वो चली गई, रुकी नहीं? पहले तो मुझे लगा कि वो चली गई, लेकिन साहब 1:30 बजे मैंने देखा वो वहाँ फुटपाथ पर खड़ी है, और फिर मैं अपने काम पर लग गया और पता नहीं फिर वो कब चली गई साहब। शाह। यस सर। जेल के रिकॉर्ड से बिना का एड्रेस निकालो। ओके सर। तो आपके कहने के मुताबिक आपके भाई रोज हर काम करने से पहले पंडित से शुभ अशुभ पूछते हैं? जी। आप बच्चे को नहीं ले गई थी छत पर? नहीं मैम, मैं नहीं लेकर गई थी उसे। तो फिर क्या लेकर गई थी छत पर आप? मैं पापड़ लेकर गई थी सुखाने के लिए। आपके घर वालों से जब तक मैं पूछताछ करती हूँ आप यही रुकिए। ये घर में कौन रहता है? मैम यहाँ कोई दीपक चौटाला जी रहते हैं, 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट हुए। और ये फ्लैट में? मैम यहाँ कपल रहता था, कुछ टाइम पहले वो लोग फॉरेन शिफ्ट हो गए, तब से बंद पड़ा है। क्या बात है? आपके सामने वाले घर से बच्चा गायब हुआ है। फिर मैं क्या कर सके इसमें? क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्यों? बालक उनका नहीं मिल रहा, आपको मेरे घर आना है। सर्च वारंट ले रही हो? दिखाओ। 1 मिनट, हमें आपके घर की तलाशी नहीं लेनी है कि हम सर्च वारंट लेके आए। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं। माफ करना, आपके लिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। नमस्ते। यहाँ साल लगा है। अरे सुनो, ये बीना तुम्हारी पड़ोसी है? हाँ साहब, शू थी अब क्या किया उसने? अब क्या किया मतलब? पहले भी कुछ किया उसने?
हाँ साहब, कुछ ना कुछ तो कारनामा करती ही रहती है। 2 दिन पहले ही तो जेल से आई है और अभी आप लोग। उसके घर में ताला लगा है, कुछ पता है कहाँ गई होगी वो? कहाँ होगी ये तो पता नहीं है, दोपहर तक तो यही थी। दोपहर को जब वो घर आई थी तो कोई बच्चा था उसके पास? नहीं, बच्चा कोई नहीं था। ठीक है, वो जैसे ही आती है थाने में खबर करना था। जी सर। तुम सब लोग हो ही लापरवाह। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मेरा बेटा यहाँ से गायब हो गया। और पिछली बार भी तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो सब कुछ हुआ प्रीति के साथ। और तुम लोगों से यार एक बच्चा नहीं संभाला गया। और सपना, तुम्हारे लिए वो अचार पापड़ सुखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे बच्चे से। 1 मिनट मिस्टर मोहित, आपका दुख समझ सकती हूँ मैं, लेकिन वो भी एक माँ है, उनका भी बेटा है वो। उन्हें यूं ताने देने के बजाय उन्हें सहारा दीजिए। आरती, आप आइए मेरे साथ, आपसे पूछताछ करनी है। मैडम, मैं मानती हूँ कि सपना ने मुझे मुन्ने का ध्यान रखने को बोला था, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे मुन्ने को छत पे ले जाते हुए। मैडम, मैं खुद ही हैरान थी कि वो इतनी धूप में मुन्ने को छत पे क्यों ले जा रही है। सपना, मैंने बोला तो था मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी, फिर क्या इतनी धूप में ऊपर लेके जाऊँ। मैडम, उसके बाद मैंने दुर्गेश भाई को प्रीति के साथ खेलने के लिए बुला लिया, क्योंकि सब लोग मेरे घर ही खाना खाने वाले थे और प्रीति की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। जब से प्रीति के साथ वो हादसा हुआ है, मैं उसे 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ती। कैसा हादसा? आप लोगों को ये कैसे पता चला बीना ने आपके बेटी के साथ ऐसा किया है? मैडम, दिवेन प्रीति के लिए खिलौना लेकर आए थे, उसमें कैमरा था, उसी की वीडियो में हमने देखा। उस दिन के बाद से हम प्रीति को 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते। मैडम, बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची बची है। उसके पापा ने तो उसके लिए खूब दुआएं, खूब मन्नतें मांगी थी। मैडम, आप जितना ख्याल अपनी बेटी का रखती है ना, उसका थोड़ा भी अगर सपना के बच्चे का रखा होता तो आज वो लापता नहीं होता। मैडम, मैंने कोई लापरवाही नहीं की है। मुझे पता होता कि बच्चा पालने में तो मैं इसको ख्याल नहीं रखती क्या? ठीक है, आप जाइए और दुर्गेश को भेजिए। जी मैडम। मैडम, ये बीना का रिकॉर्ड काफी खराब है। हाँ, पता चल गया मुझे। इस घर में भी कारनामा किया है उसने। उसके घर पे हम लोग गए थे, ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को बोल दिया कि आए तो इन्फॉर्म करे पुलिस स्टेशन में। ठीक है, हाँ आओ। दुर्गेश जी। आपके भाभी ने प्रीति से खेलने के लिए बुलाया था आपको? जी मैम। तो आपको ये भी पता होगा मुन्ना पालने में सो रहा है। हाँ मैम, माँ ने मुझे मुन्ना का ध्यान रखने के लिए कहा था। मैं और सपना छत पर अचार सुखाने जा रहे हैं, तू यहाँ रह और ये दरवाजा खुला रखना, बार बार आएंगे जाएंगे, ठीक छे? और ये मुन्ना सो रहा है, अगर ये जाग जाए या रोए तो पालने की रस्सी झुलाते रहना, ठीक है? फिर मैं प्रीति को संभालने चला गया। दरवाज़ा खुला था तो मुझे लगा कि मुन्ना जागेगा रोएगा तो पता चल ही जाएगा, और मुन्ना इतना छोटा है कि कहीं जाने का डर भी नहीं था, और सोचा नहीं था कि उसे कोई इस तरह लेके चला जाए। नमस्ते मैडम। आइए। जय माता जी। मैं देवेंद्र संघवी, आरती का पति। उसने मुझे दुकान पे फ़ोन करके बताया कि मुन्ना गायब है, तो मैं सीधा भाग के यहाँ पे चला आ गया। दुकान के लिए कितने बजे निकले थे आप? जी मैडम, मैं ठीक 12:29 को घर से निकल गया था दुकान पे जाने के लिए। मुन्ना की कोई तस्वीर होगी हमें देने के लिए तो प्लीज़ दीजिए। अच्छा। और हाँ, आप लोग घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे मुन्ना को जल्दी से जल्दी ढूंढने की। पर एक मुझे नहीं लगता है दीपक चौटाला का बच्चे के गायब होने से कुछ कनेक्शन है। मैडम, हमें बीना को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। हो सकता है उसने सब किया हो, क्योंकि इनकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा और अब इस एरिया में उसे कोई काम भी नहीं दे रहा। हो सकता है बदला लेने के लिए उसने बच्चा गायब किया हो सकता है। एक काम करो पारेख, रिकॉर्ड से बीना की फ़ोटो निकलवाओ। मुन्ने की और बीना की फ़ोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो, क्योंकि अगर ये सब बीना ने किया है तो मुन्ने को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे पकड़ना होगा। यस मैडम। मैडम, बॉडी की शिनाख्त हो गई है, मुन्ना की है। बॉडी कचरे के ढेर में मिली इस सफाई वाले को। ओए,
इधर पता मैडम को। मैडम मैं कचरा उठा रहा था, मैंने देखा तो थैले में बच्चे की लाश थी। मैडम बॉडी आटे की थैली में मिली थी। बॉडी के सिर पे बैंडेज है और तिलक भी। तिलक? हो सकता है बच्चे को किसी ने बलि देने के चक्कर में मारा हो। नहीं पारेख, इतनी जल्दी कोई नतीजे पे पहुंचना गलत है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, रिपोर्ट्स आने के बाद देखते हैं। और ये आटे की थैली फॉरेंसिक लैब भेजो। मुन्ना, 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 मुन्ना। चुप हो जाओ। नाटक तो देखो इसका, ऐसे रो रहा है जैसे इसका खुद का बच्चा बना। क्या? कुछ नहीं। आपको मोहित का रोना नाटक क्यों लग रहा था? क्या मुन्ना मोहित का बच्चा नहीं था? तो मैडम झूठ थोड़ी ना बोला मैंने। मोहित बाप नहीं बन सकता था, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। और सपना को बच्चा चाहिए था, इसीलिए सपना ने स्पर्म डोनेशन की मदद से बच्चा पैदा किया। क्या मोहित को पता था मुन्ना उसका बच्चा नहीं था? जी मैडम बिल्कुल पता है। और सपना और मोहित के अलावा सिर्फ मुझे पता है, और वो भी इन लोगों ने मुझे बताया नहीं। वो तो अचानक बातों बातों में सपना के मुंह से निकल गई। इसीलिए मोहित का रोना चीखना सब मुझे झूठ लग रहा था। ठीक है, आप जाइए, जरूरत पड़ी तो हम फिर बुलवा लेंगे। पारी के मोहित के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ और टावर लोकेशन निकलवाओ, जल्दी से जल्दी। हेलो, ठीक है मैडम, बीना का पता चल गया, उसे थाने ला रहे। गुड, अब पता चल जाएगा किसका क्या रोल है। हाँ मैं गई थी उधर, पर वो वॉचमैन वो मेरे को बिल्डिंग चढ़ने ही नहीं दिया। उधर ही नीचे 2 बजे तक मैं वो लोग का इंतजार की। गांधी भाभी और पुष्पा बेन। गांधी भाभी तो नीचे बिल्डिंग का आई नहीं, पुष्पा बेन आई थी। पुष्पा बेन हमारी पगार आपो ने। पुष्पा बेन अभी तो मैं जेल जाके भी आ गई ना, एक पैसा नहीं मेरे पास। तू क्या पागल हो गई है? हाँ, ये समय है तेरा पैसा मांगने का? तू जानती है हमारे घर में कितना बड़ा हादसा हो गया है? बाद में आना, पैसे मांगने। पुष्पा बेन सामलो ने। मेम साहब मुझे कोई आइडिया नहीं वो लोग का साथ में क्या हुआ। मैं इधर भूखी मर रही थी, कोई भी मेरे को काम देने को तैयार नहीं। इसके लिए मैं मेरी बहन के इधर चली गई। इसको यहाँ बिठा के रखो, खाने पीने की सारी प्रॉब्लम दूर करो इसकी, जब तक ये सच नहीं बोलती है। ये बीना के बहन के घर जाकर पता करो वो कितना सच बोल रही है, और ये भी पता करो अगर वो उसके पास थी तो क्या उसके पास कोई बच्चा था या नहीं। मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत फिजिकल शॉक की वजह से हुई है, जैसे किसी ने उसे फर्श पे पटका हो। बच्चे की मौत 12 तारीख को दोपहर 12 से 3 के बीच में हुई है। इसका मतलब बच्चे का किडनैप नहीं हुआ था, बच्चे को पहले मारा गया और फिर कचरे के ढेर में फेंका गया। पॉसिबल है मैडम। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक थैली में जो आटा मिला है उसमें गेहूं, जीरा और सोयाबीन मिक्स करके पिसाया गया है। इसका मतलब कातिल कोई घर का है पारेख, लेकिन कौन? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का आटा तो मार्केट में नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये पिसवाया गया होगा। एक काम करो पारेख, सोसाइटी के आसपास जितने भी चक्की वाले पूछताछ करो उनसे, ये 3 चीजें मिलाकर आटा किसने पिसवाया है। साहब मेहता भाभी और सांघवी भाभी के घर ही आटा पिसता है। इन दोनों घरों का आटा सर मैं आखिर में पीसता हूँ सर, क्योंकि सब लोगों को जीरे का टेस्ट नहीं चलता, भड़कते हैं लोग मिक्स हो जावे तो। आपके घर से बच्चा गायब हुआ था तो 100 नंबर पे फोन क्यों नहीं किया आपने? सीधे पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? नहीं मैडम, दुर्गेश ने 100 नंबर पे फोन किया था। जी मैम, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कॉल लग नहीं रहा था। देर ना हो जाए इसलिए हम लोग सीधे पुलिस स्टेशन आ गए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, बच्चे के सर पर पट्टी थी, उसे चोट कैसे आई थी? शू छे मुन्ना, क्या हुआ, क्यों रो रहा है?
क्या है मुन्ना, चुप थई जा। 24 घंटे रोते रहते, हमेशा घुमाती रहूं क्या तुझे? पागल कर दिया। क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या किया तूने? हाँ, इतना छोटा सा बच्चा है, देख कितनी जोर से लगी है उसे, और तू उस पर चिल्ला रही है। मैडम, सपना मुन्ना को बहुत प्यार करती थी। वो तो मोहित 2-3 साल के लिए मलेशिया जा रहा था और बच्चा छोटा होने की वजह से सपना को नहीं ले जा रहा था, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। ये आपका बड़ा बेटा देवेन पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता है। देवेन को बाबा पर बहुत श्रद्धा है। वो अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना घर से बाहर कदम भी नहीं रखता। जय माता जी। ये आपके बेटी के सर पे जो टीका लगा है, वैसा टीका आपने मुन्ना के सर पर भी लगाया था? हाँ, वो पूजा का टीका है। मैं दुकान जाने से पहले दोनों बच्चों को टीका लगा के जाता। सॉरी मैडम, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, याद आ गया। मुन्ना के सर पर भी ऐसा ही टीका था ना, इसलिए। मैडम, जीरे वाला आटा सपना के यहाँ इस्तेमाल होता था। इसका मतलब हमें सपना, मोहित और बीना से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों हैं जिनके पास बच्चे को मारने का मोटिव है। सपना बच्चे की वजह से फौरन नहीं जा पा रही थी, और मोहित की वो अपनी औलाद नहीं थी, और बीना इस फैमिली की वजह से बेरोजगार घूम रही थी। मैडम, मोहित के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 21 तारीख को मोहित बिल्डिंग के आसपास ही था, और उस वक्त उसने एक लैंडलाइन पर फोन भी किया। ये देखिए, ये लैंडलाइन नंबर के डिटेल्स निकलवाओ, और ये मोहित को बुलवाओ जरा खातिरदारी के लिए। 21 तारीख को तू अपने ससुराल में था और सूरत के एक अनाथ आश्रम को 5-6 दिन लगातार फोन कर रहा था। क्यों? मैम, मैं समझ रहा हूँ आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। ये बात सच है कि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन जब हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो हम दोनों ने वो स्पर्म डोनेशन का रास्ता अपनाया। पता नहीं क्यों मुन्ना के पैदा होने के बाद वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे वो पराया लगने लगा, और इसीलिए मैं उसको अनाथ आश्रम में देना भी चाहता था। यही बात बोलने के लिए मैं उसके पास गया भी था, सपना के पास, और मैंने सपना को कॉल भी किया। और फिर फ़ोन काट भी दिया। फिर मैंने देखा कि सपना नीचे आई। मुझे लगा कि सपना ने मुझे देख लिया। अब ये अनाथ आश्रम वाली बात मैं उसकी आंखों में आंख डालकर नहीं बोल सकता था। बड़े इमोशनल आदमी हो तुम। अपने बच्चे को अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे, फिर उसकी मौत पर फूट फूट कर रो रहे थे। अब अपनी असलियत खुद बोलेगा या हम पता करवाएं? मैम, मैं मानता हूँ कि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि मैं उसको जान से मार दूंगा। तारिक, बिठा के रखो इसे। खाना पीना सब बंद करवा दो जब तक सच नहीं बोलता है। मैडम, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस दिन ये बिल्डिंग के नीचे था और सपना भी नीचे गई थी। हो सकता है पहले इन्होंने बच्चे को गायब किया हो और मार के कचरे में फेंक दिया। इसमें इन दोनों पति पत्नी की साजिश है मैडम। नतीजे बुनने से अच्छा इन तक पहुंचा जाए पारिक। क्या सच है क्या झूठ है अब पता चली जाएगा। मैडम, 2 दिवस થઈ गया, इधर बिठा के रखा है मेरे को। हूँ साची कहूँ छू, कुछ भी नहीं किया मैं, मेरे को जाने दो ना। हाँ, मालूम है मुझे, इसलिए छोड़ रहे तुम्हें। जाओ। अच्छा सुनो, जाने से पहले एक बात बताओ, तुम जब फुटपाथ पर खड़ी थी तब सपना नीचे आई थी? हाँ मैडम, आई हती। सपना मैडम नीचे आई हती भागते हुए। मोहित भाई गाड़ी में बैठे थे। तो वो मोहित से भी मिली थी? नहीं मैडम, वो तो सीधा वॉचमैन के पास गई थी। वॉचमैन, 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 अब तुमने किसी को मुन्ना को बाहर ले जाते हुए देखा क्या? नहीं मैम साहब, मैं तो कब से इधर ही बैठा हूँ। आपके बच्चे को क्या, किसी के भी बच्चे को मैं बाहर जाते हुए नहीं देखा है। मुन्ना, मुन्ना, सॉरी। इसका मतलब सपना और मोहित एक दूसरे से मिले ही नहीं।
नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मैडम, ये केस तो सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। नहीं पारेख, केस अभी उलझ नहीं सुलझ रहा है। सपना और देवेन को बुलवा पुलिस स्टेशन। विदेश जाना चाहती थी ना? बच्चा छोटा था इसलिए जा नहीं पा रही थी। बच्चा नहीं होता तो शायद चली जाती, इसलिए मार डाला ना बच्चे को। ये आप क्या कह रही है मैडम? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? माँ नहीं मार सकती, लेकिन मामा तो जरूर मार सकता है। क्या? बीना ने जब आपकी बच्ची को फर्श पर पटका था और वो बचेगी या नहीं पता नहीं था आपको, तब आपने मन्नत मांगी थी, अगर बेटी बच गई तो उसे देवी को भेंट कर देंगे। हाँ लेकिन वो तो हाँ ये बात सच है, पता है हमें। आपके गुरुजी से बात हो चुकी है। नहीं मैम, मोटा भाई ऐसे कर ही नहीं सकते। वो क्यों मारेंगे मेरे मुन्ना को? इन्होंने नहीं मारा तो बच्ची आप। नहीं मैम, आप ऐसे कैसे? सपना, ये बैग आपका है? जी मैम। क्यों? इनका ये बैग लेकर बाहर आओ। मैडम देखिए आटा। पुष्पा बहन, ये वही बैग है ना जो आप पुलिस स्टेशन लेके आई थी? अब सच सच बताइए, इस बैग में आटा कहां से आया? बोलिए। मम्मी, क्या है? क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? आरती भाभी ने मुझे प्रीति को संभालने के लिए बुलाया था, तो मैं जा रहा था तो मुन्ना रोने लगा। मुन्ना को चुप कराने के लिए मैंने उसे हवा में उछाला तो मुन्ना मेरे हाथ से जमीन पे गिर गया। मुन्ना रो रहा है ना हंस रहा है, पता नहीं क्या हो गया। क्या कह रहा है? ना रो रहा है ना हंस रहा है। दे मुझे। मुन्ना, 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 ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। तूने मुन्ना को मार दिया? नहीं, मैंने नहीं मारा मम्मी। चुप, एकदम चुप। एक बात मेरी मान, तू भाभी के घर में जाके चुपचाप बैठ जा और किसी से कुछ मत बोलना। कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बैठ जाना। जा, जा। बाद में जब सबको पता चल गया कि मुन्ना गायब है, तो मैं सपना को आरती के घर बैठाकर दुर्गेश को लेकर और थैले को साथ लेकर पुलिस कंप्लेन करने के बहाने घर से निकली। चल।
को बोला था दुर्गेश? वो बच्चा था, वो बच्चा था मेरा, वो बच्चा था। तुझे क्यों मारा था? मेरी गलती हो गई दीदी। क्यों? मुन्ना, मुझे माफ कर दे सपना। तेरा बच्चा जा चुका था बेटा, मैं अपने बच्चे को बचा रही थी। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। दुर्गेश, पुष्पा बहन, आप यहीं रुकिए, बाकी सब लोग बाहर आइए। जिस तरह बेऔलाद होना शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, उसी तरह बच्चे की परवरिश दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो बिना किसी ठोस वजह के किसी और को नहीं दी जा सकती। और जो चंद पैसों के लिए जिम्मेदारी उठाने की हामी भरते हैं, उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी केसेस में ज्यादातर उदाहरण बीना जैसे ही मिलते हैं। दुर्गेश पर अनजाने में मुन्ना की हत्या के लिए और पुष्पा पर जुर्म छुपाने और सबूत मिटाने के लिए चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है। बच्चे नाजुक फूल की तरह से होते हैं, जो जरा सी लापरवाही से सूख जाते हैं, मसले जाते हैं। मजबूरी में भी अगर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसी और पर छोड़नी पड़े, तब भी अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।